आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 समकालीन दक्षिण एशिया इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवाने वाला हूं। आप चाहो तो साथ ही साथ इसके नोट्स बना सकते हो, एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। सो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना। इससे पहले के जो 2 चैप्टर है मैंने इस पे अपलोड कर दिया है, अगर आपने ना देखा हो तो वहां से देख सकते हो। देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि जो दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया तो ये बात करना है कि पहले ये जो दक्षिण एशिया है इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या समझते हैं। तो देखो, अगर दक्षिण एशिया की हम भौगोलिक स्थिति की बात करें, भौगोलिक पहचान की बात करें, तो दक्षिण एशिया के जो उत्तर है उसमें विशाल हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाली खाड़ी है। ये दक्षिण एशिया का भौगोलिक स्वरूप है, ठीक है, भौगोलिक पहचान है कि दक्षिण एशिया किन किन क्षेत्रों में आता है। तो दक्षिण एशिया के उत्तर में विशाल हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो ये क्या होता है, यह भौगोलिक बनावट इस क्षेत्र को एक सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि इस क्षेत्र में अलग अलग जो बहुत सारे देश स्थित हैं और हर एक देश की अपनी संस्कृति है, ठीक है, अपनी सामाजिक व्यवस्था है। तो एक क्षेत्र के अंदर ही बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, क्षेत्रीय विभिन्नताएं, सांस्कृतिक, भाषा, ये सारी चीजें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं इस क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा आगे बात करें तो देखो, क्षेत्र के प्रमुख देश की बात करें कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है तो याद रखना दक्षिण एशिया में 7 देश आते हैं, ठीक है। 7 देशों का नाम भी याद रखना। ये भी पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया का देश नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो दक्षिण एशिया में 7 देश आते हैं, उसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। ये 7 वो देश है जो दक्षिण एशिया में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा चीन की बात करें तो देखो, इसे भौगोलिक स्वरूप में देखो, इसे भौगोलिक रूप से दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता है, ठीक है। ये जो मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया है उसका हिस्सा माना जाता है चीन को। तो जो चीन है वो दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है। जब भी एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है वो दक्षिण एशिया में नहीं है, उसमें चीन ऑप्शन में जरूर डालता है, ठीक है, ज्यादा चांसेस है कि चीन ही डालता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी रखा है तो याद रखना इन सारे फैक्ट्स को। आगे देखते हैं। देखो अगला जो टॉपिक है वो है, हमें पढ़ना है पाकिस्तान, सेना और लोकतंत्र। तो देखो हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया के अंदर क्या है, हमने देखा अभी भी कि इसमें 7 देश हैं। अब हम क्या है ना, हर एक देश के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसका इतिहास किस तरीके से रहा, भारत के साथ उसका संबंध किस तरीके के, उनको हम इसमें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। अब देखने वाले पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान में क्या क्या चीजें कैसे चली। देखो पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, क्योंकि पाकिस्तान में जो सैन्य शासन ये भी देखने को मिलता है और लोकतंत्र भी देखने को मिलता है, तो दोनों को हम पढ़ने वाला है। तो देखो पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे अस्थिर शासन देखने को मिलता है। अस्थिर शासन कहने का मतलब ये है कि कभी सेना शासन कर रही है तो कभी चुनी हुई सरकार शासन कर रही है, ठीक है। तो देखो पाकिस्तान में सैन्य तथा नागरिक शासन का चक्रीय इतिहास रहा है, कभी सैन्य शासन तो कभी नागरिक शासन, सैन्य शासन, नागरिक शासन, इन सब चीजों का इतिहास रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो सबसे पहले जो थे वो जिन्होंने शासन किया था, सैन्य शासन जो था वो था जनरल अयूब खान के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने संसदीय प्रणाली को समाप्त कर दिया, मतलब जो निर्वाचित होने वाले जो लोग हैं उनको ही, उस वाले प्रणाली को ही खत्म कर दिया। उसके जगह राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, मतलब सारी पावर जो कि एक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रपति के पास होगी, इस प्रणाली को लेके आई है, ठीक है। अगला है देखो, इसके बाद जब ये सत्ता से हटते हैं तो आते हैं जनरल याहिया खान, ये भी सैन्य शासन। देखो जो जनरल जो पोस्ट है थी ये सेना में होती है, तो जिसके नाम के आगे जनरल लगा होता है उसके आगे वो समझ जाना कि वो जो क्या है वो सेना का व्यक्ति है, सैन्य शासन उस समय वहाँ पे चल रहा है। तो जब जनरल अयूब खान हटते हैं तो उनके बाद आते हैं जनरल याहिया खान। ये क्या करते हैं, तो देखो पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब इनके शासनकाल में जब ये शासन कर रहे थे तो उस समय पाकिस्तान को बांग्लादेश का संकट जो है 1971 में आता है, जिसमें पाकिस्तान टूट जाता है और बांग्लादेश का जन्म होता है, ठीक है। तो उस जो वो संकट थी उसका सामना करना पड़ता है जनरल याहिया खान को। इसके अलावा 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उस पाकिस्तान में क्या होता है, जो पाकिस्तान होता है टूटकर बांग्लादेश बन जाता है। बांग्लादेश का निर्माण होता है 1971 के अंदर, जिसमें भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके बाद जब ये सत्ता से हटते तो आते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। देखो इनमें जनरल नहीं लगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ये निर्वाचित सरकार है। तो वैसे तो पाकिस्तान का जो संविधान है वो लागू हुआ था 1956 में ही, ठीक है। 1956 के बाद से ये क्या है, जो मतलब निर्वाचित सरकार बनी वो जाके कब बनी, तो जुल्फिकार अली भुट्टो की बनी 1971 से 77 के बीच में, एक ही निर्वाचित सरकार थी। जब
जुल्फिकार अली भुट्टो जब ये हटते हैं तो उनके जगह आते हैं जनरल जियाउल हक। देखो इनके सामने भी, इनके नाम में भी जनरल लगा, इसका मतलब ये भी जो थे सैन्य शासन का था। कहने का मतलब ये भी जो निर्वाचित हुई सरकार नहीं है, ये सेना का शासन है, ठीक है। तो जनरल जियाउल हक ये क्या करते हैं, 1977 में जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे जो चुन के आए थे ठीक इनसे पहले, इनकी सरकार को गिरा देते हैं और फिर खुद सत्ता में काबिज हो जाते हैं। इसके बाद जियाउल हक के बाद जो आते हैं 1988 में बेनजीर भुट्टो आते हैं। देखो इनके सामने, इनके नाम से पहले जनरल नहीं लगा, इसका मतलब ये भी निर्वाचित सरकार है, ठीक है। ये भी देखोगे तो ये भी निर्वाचित सरकार है। और इनकी जो पार्टी थी वो थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये इनकी पार्टी का नाम था, ठीक है। एक नंबर पूछ सकते, ये भी याद रखना। इसके बाद बात करें तो 1999 में आते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ। मतलब देखो 1988 में चुनी हुई सरकार आती है, 1988 से लेकर 99 तक चुनी हुई सरकार चल रही है, लेकिन 1999 में क्या होता है, वापस तख्ता पलट होता है, ठीक है। बेनजीर भुट्टो की जो सत्ता है वो चली जाती है और उनके जगह आते हैं जनरल परवेज का। इसने क्या किया, जो प्रधानमंत्री उस टाइम के थे 1999 में जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, इनको हटा दिया था, ठीक है। और इसके बाद खुद सत्ता पे काबिज हो गया। इसने क्या किया 2001 में, मतलब जो ये थे जनरल परवेज मुशर्रफ, इन्होंने क्या किया था 2001 में अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवा लिया और इस प्रकार से लोग शासन करने लगे। और लास्ट में बात करें तो 2008 में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार शासन कर रही है। मतलब लास्ट 2008 से बात करें तो 2008 से लेकर अभी तक जो पाकिस्तान में जो सरकार है वो चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, कभी सैन्य शासन आ रहा है तो कभी लोकतंत्र आ रहा है, सैन्य शासन आ रहा है, लोकतंत्र आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी जो है एक ये समझाने के लिए था कि किस प्रकार से चीजें चल रही हैं इसमें। इसके अलावा इसमें जितनी भी जो चीजें हैं, फैक्ट वाली चीजें याद रखना, एक नंबर में पूछ लेता है। अगला देखते हैं। देखो इसके अलावा पाकिस्तान की बात कर रहे हैं अभी, इसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान में जो सैन्य प्रभुत्व के कारण क्या है कि इतना जो सेना प्रमुख है यहाँ पे, या फिर जो सेना पावरफुल है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, सेना, धर्मगुरुओं और भूस्वामियों का सामाजिक दबदबा। मतलब पाकिस्तान के अंदर क्या है, जो सेना है, धर्मगुरु है और जो भूस्वामी है, ठीक है, जो जितने भी जो जमींदार, जो बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक है, इन लोगों का ही दबदबा है शासन व्यवस्था में। यही रीजन रहता है कि जब देखो या तो कभी लोकतांत्रिक सरकार आ रही है तो कभी सैन्य शासन आ रही है, और तुलना करें तो सबसे ज्यादा तो सैन्य शासन ही रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इन लोगों का दबदबा है और भारत के साथ क्या तनाव का फायदा उठाना चाहते हैं ये लोग मिलके क्या, मतलब ये सोच, इनका मानना ये है कि जब शासन व्यवस्था इनके हाथों में हो जाएगी तो वो लोग भारत को बर्बाद कर सकते हैं, भारत और इस तरीके से उनको लाभ होगा। तो इन सब चीजों को देख के क्या है, देखने को मिलता है कि जो सैन्य प्रभुत्व है पाकिस्तान में वो बढ़ रहा है। इसके अलावा और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बात करें तो अमेरिका और जो पश्चिमी देश है, इन्होंने अपने हितों के लिए सैन्य शासन के लिए को बढ़ावा दिया। मतलब पाकिस्तान के अंदर क्या है, अमेरिका और पश्चिमी देश ये चाहते ही हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो क्या सैन्य शासन हो। इसके पीछे रीजन है क्योंकि अगर सेना का शासन होगा तो ये ज्यादा जो पैसा है, अपने बजट का ज्यादा हिस्सा जो क्या होगा वो सैन्य खर्चों पे अपना करेंगे, जिसके कारण अब सैन्य खर्चों में क्या, अब इनको हथियारों की जरूरत पड़ेगी। तो ये हथियार भेजता कौन है, सप्लाई कौन करता, अमेरिका और पश्चिमी देश ही करते हैं। तो इनका मानना है जितना ज्यादा सैन्य शासन होगा उतना ज्यादा इनका हथियार बिकेगा, उनका उतना ज्यादा इनको लाभ होगा। तो ये रीजन रहता है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का ये मानना था कि पाकिस्तान के अंदर सैन्य शासन ही रहना चाहिए, जिससे उनका जो हथियार है वो बिकता रहे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनका भी समर्थन भी इस तरीके से चीजें मिलती है। यही रीजन रहता है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा टाइम तक हमें सैन्य शासन देखने को मिलता है। अगला देखते हैं बांग्लादेश कर में कि बांग्लादेश में क्या चीजें किस तरीके से चल रही हैं। तो देखो बांग्लादेश में लोकतंत्र की बात करें कि बांग्लादेश में लोकतंत्र किस प्रकार से स्थापित हुआ। तो देखो बांग्लादेश की बात करें तो पहले ये 1947 से 1971 तक जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का ही अंग था। ठीक है, इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, मतलब जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वो एक टाइम पे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से प्रसिद्ध था, मतलब उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा इन पर उर्दू थोपी जा रही थी। ठीक है, जब जैसे अब होता क्या है, जब भारत का बंटवारा हुआ तो इस प्रकार से देखो ये भारत का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे है जो आज है बांग्लादेश, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था और यहाँ पे है पाकिस्तान। ठीक है, तो उस समय इसको कहते थे हम पश्चिमी पाकिस्तान, इसको कहते हैं हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। अब होता क्या है, जब मतलब भारत का बंटवारा हो जाता है तो ये पश्चिमी पाकिस्तान बनता है, ये पूर्वी पाकिस्तान बनता है। अब जो संसद है वो चलती कहाँ थी, पश्चिमी पाकिस्तान से। तो पश्चिमी पाकिस्तान से ही इनको भी पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों को भी कंट्रोल करने की बात हो रही थी। तो ये रीजन रहता है। अब होता क्या है कि जो पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग थे वो मुख्यतः बंगाली थे। ठीक है, तो ये बांग्ला भाषा बोलते थे, इनकी संस्कृति अलग थी।
अब ये जो कहते थे ये उर्दू मतलब यहाँ पे प्रचलित था, ये रीजन रहता है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है इनका मानना ये था कि जो पूर्वी पाकिस्तान है इन पे अपनी भाषा अपनी संस्कृति को थोपा जाए। ये रीजन रहता है कि ये लोग उर्दू थोपने की बात करते हैं इनको। इसके अलावा यहाँ के लोगों को बंगाली संस्कृति और भाषा के समर्थन में थे, मतलब पूर्वी पाकिस्तान में तो लोग बंगाली भाषा के समर्थन में थे, बंगाली संस्कृति के संदर्भ में थे, ठीक है, अपने समर्थन में थे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में क्या हो रहा था कि इनको उर्दू थोपी जा रही थी, इन पे अपने जो संस्कृति उसको थोपा जा रहा था। यही रीजन रहता है कि जो पूर्वी पाकिस्तान में क्या है लोग इसका विरोध करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के लोग जो है मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो राजनीति में अपना न्यायोचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, क्योंकि राजनीति के अंदर इनको इनकी आबादी भी ठीक ठाक थी और यहाँ पे सीटों का बंटवारा भी अच्छा खासा था, ठीक है। उस टाइम के अनुसार पाकिस्तान के अंदर 300 सीटें थी, ठीक है, पूरे अगर लोकसभा की बात करें तो 300 सीटें थी, तो आधी से ज़्यादा सीट यहाँ पे भी थी। तो यही रीज़न रहता है कि यहाँ जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग इनका मानना होता था कि राजनीति में इनको जिस रेशो में इनकी आबादी उस हिसाब से इनको सीटें मिलनी चाहिए, उनको उसमें राजनीति में हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे या फिर जो मतलब जो इनको कंट्रोल करते शासन व्यवस्था, उनका मानना ये था कि जो पूर्वी पाकिस्तान में लोग हैं या बांग्लादेशी लोग हैं इनको सत्ता में जगह ना मिले, तो इन्होंने पूरा प्रयास किया कि इनको सत्ता से बाहर किया जा सके। और पूर्वी पाकिस्तान में लोगों का ये मानना था कि इनको भी बराबरी का हक मिले, ठीक है। तो यही इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमेशा मतभेद चलता रहा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर। अब बात करते हैं शेख मुजीबुर रहमान की भूमिका क्या रही है, ठीक है, बांग्लादेश को बनाने में। तो पूर्वी पाकिस्तान उस टाइम पे जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें एक व्यक्ति थे शेख मुजीबुर रहमान, ये पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और आगे चल के जब स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री वो यही बनते हैं, ठीक। तो देखते हैं इसको, देखो पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता की मांग की, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता की मांग की। स्वायत्तता का मतलब ही होता है कि एक विशेष क्षेत्र आरक्षित कर देना एक विशेष जाति धर्म के लिए, ठीक है। तो ये स्वायत्तता के इनका मानना ये था कि हम रहेंगे पाकिस्तान के अंदर लेकिन इनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता चाहिए, मतलब इनकी संस्कृति में किसी प्रकार से इनकी भाषा में किसी प्रकार से फेरबदल ना हो, ठीक है, इन पे किसी प्रकार का दबाव ना हो। तो ये स्वायत्तता का मतलब हुआ। इसके अलावा जो इनकी पार्टी थी मतलब शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी उनके पार्टी का नाम था अवामी लीग, ठीक है, याद रखना, एक नंबर पूछ सकता है। तो ये अवामी लीग है 1970 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें क्या बहुत सारी सीटें ये लोग जीत भी लिए थे और उन्हें बहुमत प्राप्त हो गया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुमत प्राप्त हो गया था, मतलब उस टाइम पे पूरे जो विधान लोकसभा के अंदर पाकिस्तान के 300 सीटें थी, उस 300 सीटों में से उस समय उनको 168 सीटें मिली थी। मतलब बहुमत के लिए क्या होता है आधा प्लस एक, मतलब 300 का आधा 150 प्लस एक, मतलब जिसको 151 सीटें मिलेगी उसको बहुमत मिलेगा, जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बना लेगी। लेकिन उस टाइम पे जो अवामी लीग है उसको 168 सीटें मिली थी, जिसके कारण वो पूरी तरीके से बहुमत में थी और सरकार बनाने के पक्ष में थी। लेकिन होता क्या है इनमें जो पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो नेता थे इन्होंने इसका विरोध किया और इनकी सरकार बनने ही नहीं दी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको देखो, अब इनको बहुमत मिल गया लेकिन होता क्या है पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे उनका जो संसद था उसमें दबदबा था, जिसके कारण उनकी सरकार नहीं बन पाई। अब इसी चीज को लेके पूर्वी पाकिस्तान में बड़े स्तर पे आंदोलन होने लगते हैं, विरोध होने लगता है, विरोध प्रदर्शन होने लगता है, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार, एक तो उनकी सरकार नहीं बनने दी गई, इसके अलावा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पाकिस्तानी जो सेना थी मतलब जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना थी उसने क्या किया बंगाली जनता पे जो पूर्वी पाकिस्तान में जो आंदोलन कर रहे थे ये बंगाली जो जनता उसके आंदोलन को चलने का प्रयास किया। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग, अब यही रीजन रहता है कि जब बहुत सारे मतलब अब जो सेना क्या है जनता को मारने लगी, तो इसी चीज को देखते हुए क्या है पूर्वी पाकिस्तान से लोग पलायन कर करके भारत में आने लगे, ठीक है। पलायन करके मतलब अपना देश छोड़ के भारत में शरण लेने लगे अपनी जान बचाने के लिए। अब भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या यही पलायन को लेकर आ गई कि भारत की आबादी अर्थव्यवस्था उस समय तक बहुत अच्छी थी नहीं, भारत के पास ऑलरेडी बहुत सारी जनसंख्या थी। अब ये और बाहर से जनसंख्या आने से क्या हो रहा था अर्थव्यवस्था पे बोझ और बढ़ रहा था। तो यही रीजन रहता है कि भारत को हस्तक्षेप करना पड़ता है इस मामले में, ठीक है। अब ये रीजन रहता है कि जो भारत सरकार है उसने क्या किया पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया। उनका भी मानना ये था कि जो पूर्वी पाकिस्तान इसको आज़ाद किया जाए, ठीक है, और इसका समर्थन किया। इसके अलावा भारत ने क्या किया वित्तीय और जो सैन्य सहायता थे ये इनको प्रदान किया पूर्वी पाकिस्तान के जो आंदोलनकारी थे, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान थे। इसके अलावा 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। यही रीजन रहता है क्योंकि पाकिस्तान का मानना ये था कि ये पूर्वी पाकिस्तान हमारा देश है और हमारे जो आंतरिक मामले उसमें आपको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
ऐसा भारत के लिए चेतावनी आई थी। लेकिन भारत का मानना ये था कि आपके इस कारण मतलब आपके इस रवैये की वजह से हमारे देश पे चीज़ें और बिगड़ रही हैं, ठीक है, व्यवस्था ठीक से चल नहीं पा रही। तो यही रीज़न रहता है कि भारत जो है मानवीय रूप से इसकी मदद करने का प्रयास करता है, और पाकिस्तान ने पे क्या होता है, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया। ये रीज़न रहता है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, जिसमें जो क्या होता है, भारत जीत जाता है और पाकिस्तान जो होता है वो हार जाता है। और यही रीज़न रहता है कि जो बांग्लादेश है इसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो 1971 के युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ, और इस प्रकार से बांग्लादेश जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बनकर उभरा। अब देखो, जब स्वतंत्रता मिल गई बांग्लादेश को, उसके बाद संविधान किस तरीके से चला और क्या क्या चीज़ें चलती है इसमें। तो देखो, बांग्लादेश ने संविधान बनाकर उसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी एक धर्म को महत्व नहीं देना, सभी को एक समान मानना, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया अपने आप को। लेकिन होता क्या, 1975 में जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन कर दिया, संविधान में बदलाव किया, और उन्होंने क्या किया, संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली को मान्यता दे दी। मतलब संसदीय प्रणाली थी जो निर्वाचित सरकार चुन के आ रही थी, इसको खत्म कर दिया, अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपना लिया, जिसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर होती है। अब इसके बाद होता है, जो शेख मुजीबुर रहमान थे, इनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, इन्होंने क्या किया, इस अवामी लीग को छोड़कर, मतलब खुद की पार्टी को छोड़कर सभी जो राजनीतिक पार्टियां थी उसको बैन कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। अब इसको देखते हुए जो जनता थी उनमें आक्रोश आ जाता है, और इनका भी अब विरोध प्रदर्शन होने लगता है। अगस्त 1975 में सेना ने बगावत कर दिया। ये रीजन रहता है कि सेना ने 1975 में बगावत कर दिया, जिसमें क्या होता है, जो शेख मुजीबुर रहमान है इनकी में मृत्यु हो जाती है, और जो नए सैनिक जो शासक थे वो बनते हैं जियाउर रहमान, ठीक है। ये व्यक्ति हैं, ये सैनिक शासन मतलब सेना के व्यक्ति हैं, ये सत्ता में आते हैं। मतलब पहले जो आई थी चुनी हुई सरकार आई थी, उसके बाद जो आती है, देखो पहले चुनी हुई सरकार आई, अब उसके बाद क्या होता है, सेना ने विद्रोह किया और सेना ने अपना व्यक्ति बैठा दिया, ठीक है, जियाउर रहमान, ये एक सैनिक शासक था। और उसने क्या किया, अपने बांग्लादेश में एक नेशनल पार्टी बनाई, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नाम से उसने अपनी एक पार्टी बनाई। और 1979 में जो इलेक्शन हुआ उसमें वो उतरा और वो जीत गया। इसके अलावा जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई उसके बाद, और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद ने शासन की बागडोर संभाली, ठीक है। मतलब जो जियाउर रहमान थे ये भी सैनिक शासन थे। इसके बाद जब इनकी हत्या कर दी जाती है तो आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद, और इन्होंने क्या किया, जो शासन की बागडोर है उसको संभाला। जो इरशाद है वो 1990 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे, और 1991 में वापस से बांग्लादेश के अंदर चुनाव हुआ, और उस टाइम से लेकर बांग्लादेश आज तक जो क्या है, लोकतांत्रिक रूप से इलेक्शन करवा रहा है और चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर शासन व्यवस्था चल रही है। मतलब आप क्या है, वहाँ पे बहुदलीय शासन व्यवस्था देखने को मिलता है, ठीक है, बहुदलीय चुनाव हो रहा है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने तो क्या किया था, सारी अपनी पार्टी को छोड़कर सारी राजनीतिक पार्टी को बैन कर दिया था। लेकिन 1991 के बाद ये चीज़ें बदल गई, ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हुई और बांग्लादेश आज तक जो है लोकतांत्रिक रूप से अपना शासन व्यवस्था चला रहा है। अगला जो है देश है वो नेपाल। नेपाल के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, नेपाल में हमें राजतंत्र भी देखने को मिलता है और लोकतंत्र भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो, नेपाल की बात करते हैं, नेपाल अतीत से एक हिंदू राज्य रहा है, और आधुनिक काल से बात करें तो कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा है, मतलब संविधान भी रहा है और राजा भी रहा है, लेकिन जो सारी पावर वो राजा के पास ही है, ठीक है। नेपाल में क्या है, राजनीतिक जो पार्टियां थी और जो आम जनता थी, वो उनका मानना था कि एक उत्तरदायी शासन जो है होना चाहिए, वो स्थापित होना चाहिए। उसकी आवाज़ उठाई इन लोगों ने, और 1990 में जाके के नेपाल के जो राजा उन्होंने संविधान की मांग को अपना लिया, ठीक है, उन्होंने संविधान की मांग जो है अपना ली। लेकिन होता क्या, 1990 तक नेपाल में जो एक माओवादी है, जो माओवादी वर्ग है, इनका भी प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था दिन प्रतिदिन। ये रीजन रहता है कि कुछ टाइम बाद जो राजा की सेना होती थी और लोकतंत्र जो समर्थक थे और इसके अलावा माओवादी थे, इनके बीच त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता है। मतलब राजा तो ये सोचेगा कि उसके पास सारी पावर हो, ठीक है, लोकतंत्र जो समर्थक है तो उनका मानना होगा कि जो राजा हट जाए, ठीक है, लोकतंत्र रूप से देश चले। और जो माओवादी वर्ग था उनका ये मानना था कि ना तो राजा की सेना हो ना ही लोकतंत्र हो, हमारा शासन हो, जिस प्रकार से हम शासन चलाना चाहिए उस प्रकार से चलाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता है नेपाल के अंदर। लेकिन होता क्या है, 2002 में राजा ने क्या किया, संसद को भंग कर दिया, ठीक है। जो 1990 में इसको मान्यता दे दी थी संविधान को, वही राजा ने क्या किया, 2002 तक आते थे जो संसद है उसको भंग कर दिया और सरकार को गिरा दिया। मतलब अब जो लोकतंत्र के समर्थक थे इनकी आशा पे बिल्कुल पानी फिर गया है, ठीक है। यही और आगे देखते हैं तो 2006 में जो क्या है लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ। यही रीजन रहता है कि 2006 में यहाँ पे लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन होता है, बड़े स्तर पर आंदोलन होता है, जिससे क्या होता है, विवश होकर जो राजा थे, राजा का नाम था ज्ञानेंद्र, ठीक है, इन्होंने संसद को फिर से बहाल किया, जो कि 2002 में
बैन हो गया था, वही 2006 में आके वापस से क्या है इसको चालू किया जाता है। और जो ये आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन का जो नेतृत्व वो 7 दलों के गठबंधन जिसमें 7, यहाँ पे देखो 7 आएगा, 7 पार्टी अलायंस, मतलब 7 दलों का गठबंधन, 7 राजनीतिक दल थे, उसमें माओवादी वर्ग भी था और जो सामाजिक कार्यकर्ता, इन्होंने इन सब ने मिलकर ये आंदोलन किया था। ये रीजन रहता है कि जो राजा है उसको दोबारा से संसद को बहाल करना पड़ता है। एक टाइम था कि माओवादी अपना शासन चाहते थे, लेकिन जब आंदोलन हुआ तो माओवादियों ने अपनी जो मांगे थी उसको त्याग दिया और साथ मिलकर चीजों को करने का प्रयास किया। 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से, और नेपाल जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनकर उभरा। और 2015 में नेपाल ने अपने नया संविधान को भी लागू किया। और इस तरीके से हमने नेपाल के बारे में चीज़ों को देखा। आगे देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो श्रीलंका में हमें जातीय संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है, जाति के आधार पर संघर्ष देखने को मिलता है। और लोकतंत्र किस प्रकार से काम हो ये देखते हैं। तो देखो, जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद से श्रीलंका की जो राजनीति थी उसमें बहुसंख्यक जो थे सिंगली थे, मतलब श्रीलंका के अंदर जो बहुसंख्यक वर्ग है वो सिंगली है। तो सिंगली समुदाय का दबदबा रहा। आज़ाद जब हुआ तभी से क्या राजनीति में जो बहुसंख्यक इन्हीं का दबदबा रहा। ये जो लोग हैं, मतलब जो सिंगली वर्ग है, ये भारतीय मूल के जो तमिल लोग थे इनका काफी विरोध किया करते थे। तमिलों के प्रति जो है उपेक्षा भरे बर्ताव से एक तमिल संगठन, एक जो तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है, एक ये संगठन है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिट्टे, इसका गठन हुआ। इसका गठन ही इसलिए हुआ क्योंकि जो बहुसंख्यक वर्ग था ये जो तमिल वर्ग है इनकी उपेक्षा करता था। इनका मानना ये था, जो सिंगली वर्ग इनका मानना ये था कि जो तमिल लोग हैं ये भारत से पलायन करके आए हैं, तो इनको हमारे देश में रहने कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इन लोगों को वापस भारत भेज दिया जाए। इसके अलावा ना तो इनको राजनीति में जगह दिया है, ना शिक्षा में, ना स्वास्थ्य, मतलब किसी प्रकार से इनकी मदद ना की जाए, किसी तरीके से इनको सुविधा ना दी जाए। इस विचार को लेकर जो सिंगली वर्ग है ये निकला, ठीक है। और ये रीजन रहता है जब संविधान भी बनता है तो इनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। अब इसी भेदभाव को देखते हुए क्या है, यहाँ पे एक जो तमिल वर्ग इन्होंने अपना संगठन बना लिया, एक उग्र संगठन बना लिया जिसको कहा गया लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, शॉर्ट फॉर्म में लिट्टे, इसका गठन हुआ। एक ये उग्र संगठन था एक। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने क्या किया, तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। जो लिट्टे इन्होंने तमिलों के लिए अलग देश की मांग किया, ठीक है। अगर तमिल का अगर श्रीलंका का मैप देखोगे ना तो सबसे ऊपर में उत्तर पूर्व में इस वाले इलाके में जो तमिल वर्ग है वो बहुत बड़े स्तर पर रहते थे, मतलब ज्यादा मात्रा में जो लोग हैं तमिल लोग वो विशेष रूप से यही देखने को मिलते हैं। तो लिट्टे का मानना होता था कि जो ये वाला जो क्षेत्र है इसको उनको एक अलग देश को ही कि उन्होंने डिमांड कर दी कि हमें एक अलग देश दे दो, श्रीलंका का को बंटवारा कर दो, इसकी बात ही कर डाली उन्होंने। अब क्या है कि भारत सरकार ने श्रीलंका जो सरकार है उससे समय समय बात करने का भी प्रयास किया, कोशिश किया, क्योंकि रीजन ये था कि जो तमिल वर्ग ये भारतीय मूल के थे, तो इसलिए जो भारत के अंदर जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहाँ के जो तमिल मूल के लोग हैं उन्होंने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि जो हमारे जो तमिल जो मूल निवासी जो एक टाइम पे ब्रिटिश काल में जो भारत छोड़ के श्रीलंका गए थे काम करना, वहीं पे बस गए, तो उनकी मदद की जाए, ठीक है। तो ये रीजन रहता है कि भारत सरकार भी टाइम टू टाइम श्रीलंका सरकार से बात करती रही इस विषय को लेकर। और 1987 में जाके जो भारतीय सरकार है उन्होंने क्या किया, श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई, 1987 में जाके, और भारतीय सेना को वहाँ पे भेजा भी। लेकिन होता क्या है, 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना जो शांति सेना थी उसका नाम रखा गया था, जो सेना गई थी उससे शांति सेना के नाम से जाना जाता है। तो जो शांति सेना है उसने अपने लक्ष्य को बिना हासिल किए वापस बुला लिया। इसके पीछे रीजन ये था कि जब भारत की सेना जब श्रीलंका में गई तो जो श्रीलंका की सरकार थी, वहाँ की जनता थी, उनको ये लगता था कि जो भारत सरकार है वो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, उनकी जनता को चीजें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। ये रीजन रहता है कि जो श्रीलंका की सरकार थी उन्होंने भारत सरकार से ये बोला कि आप अपनी सेना को वापस ले चले जाओ। तो ये रीजन रहता है कि 1987 में जो शांति सेना थी उसको वापस बुला लिया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अब बात करें तो 1989 में जब आ गया तो 1991 के अंदर जाके श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध हो जाता है, ठीक है, जिससे श्रीलंका को बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से नुकसान देखने को मिलता रहे। और आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की बात करें तो मध्यस्थता के रूप में एक देश है नॉर्वे और एक देश है आइसलैंड। अब जो नॉर्वे और आइसलैंड है ये स्कैंडिनेवियन जो देश होते हैं उसके ये देश माने जाते हैं। तो यूँ समझो कि जो नॉर्वे और जो आइसलैंड है इसने पहल किया कि दोनों पक्ष में तमिल और जो सिंगली है इन दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करवाई जा सके, और ये सफल भी रहता है। और 2009 में जाके जो लिट्टे इसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने श्रीलंका के बारे में जो जातीय संघर्ष श्रीलंका को उसको देखा, ठीक है। आगे देखते हैं
अगला है भारत और पाकिस्तान का संघर्ष, कि किन किन मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान हमेशा अपने मतलब उनके बीच संघर्ष रहता है। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो कश्मीर का मुद्दा है, क्योंकि पाकिस्तान का मानना है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत का मानना है जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो 1948 में इसको लेके एक छोटा सा युद्ध हो जाता है। इस युद्ध का परिणाम ये निकलता है कि पाकिस्तान कश्मीर का एक हिस्सा कब्जा कर लेता है, जिसको कहते हैं पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र, और जो बाकी हिस्सा है वो भारत जो है उसको जम्मू कश्मीर के नाम से जानता है। तो 1948 में पाकिस्तान ने जो युद्ध लड़ा हमसे, उसमें क्या किया, पाकिस्तान ने एक हिस्सा, छोटा सा कश्मीर एक हिस्सा उसके पास चला गया, जिसे कहते हैं पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र, और बाकी जो बड़ा वाला हिस्सा बचा वो भारत के अंदर आ गया, जिसको भारत का जम्मू कश्मीर राज्य कहा जाता है। इसके अलावा 1965 में भी एक युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, जिसमें भारत की विजय हुई, पाकिस्तान हार गया। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण होता है। इसके अलावा हथियारों की होड़, इस पे भी लेके इनके बीच संघर्ष रहता है। जैसे 1998 में भारत ने क्या किया, पोखरण के अंदर, राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। तो यही रीजन रहता है कि पाकिस्तान ने भी क्या किया, कुछ दिनों बाद, मतलब जब हमने पोखरण परमाणु का परीक्षण किया उसके ही कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण कर लिया। तो हथियारों की होड़ भी देखने को मिलती है दोनों देशों के बीच। इसके अलावा 1985 से 95 में पाकिस्तान द्वारा खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार और अन्य सैनिक उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा था। ठीक है, तो भारत सरकार का ये मतलब आरोप रहता है कि जो पाकिस्तान है वो खालिस्तान जो समर्थक उग्रवादी जो है संगठन है उनकी मदद करता है, उनको हथियार, पैसे और बाकी सुविधाएं चीजों उपलब्ध कराता है ताकि भारत में अव्यवस्था फैलाई जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान की जो सरकार है उनका मानना ये होता है कि जो भारत सरकार है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत और बलूचिस्तान में हिंसक गतिविधियां इनको भड़का रही है, यहाँ के जो लोग हैं उनको भड़का रही है पाकिस्तान के विरुद्ध, ताकि आंदोलन करके ये अलग हो सके। तो इस तरीके से जो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पे भारत पाकिस्तान का हमेशा संघर्ष देखने को मिलता ही मिलता है। इसके अलावा 1960 का जो सिंधु जल समझौता है, इसमें भी विवाद देखने को मिलता है। कई बार पाकिस्तान ने ये आरोप लगा देता है कि जो भारत है वो ज्यादा मात्रा में पानी यूज कर रहा है, जो जितनी भी जो संधि हुई थी उसका पालन नहीं कर रहा है, ज्यादा मात्रा में पानी यूज कर ले रहा है, जिसके कारण जो उनके देश में जो पानी जा रहा है वो कम मात्रा में जा रहा है, तो खेती और बाकी चीजों का उनको नुकसान हो रहा है। तो इस पर भी लेके विवाद होता रहता है। इसके अलावा कक्ष के रन की बात करें तो वहाँ पे सर्क्रिक सीमा रेखा है, इसको लेकर भी विवाद है। ठीक है, अगर ये हम भारत के इस वाले हिस्से में देखो, ये गुजरात वाला हिस्सा है, तो बिल्कुल ये बीचों बीच ये जो है ना, इसको कहते हैं कक्ष का रन, यहीं पे सर्क्रिक रेखा है। ठीक है, तो सर्क्रिक रेखा को लेकर भी विवाद है। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे जिन पे भारत और पाकिस्तान का जो क्या है विवाद देखने को मिलता रहता है। इसके अलावा आगे देखते हैं भारत और उनके अन्य पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे भारत बांग्लादेश जो क्या है एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल की हिस्सेदारी। बांग्लादेश का ही मानना है कि भारत जो क्या अपनी दादागिरी दिखाता है और गंगा जो ब्रह्मपुत्र की जो पानी है वो ज्यादा मात्रा में यूज कर लेता है, जिसके कारण जो बांग्लादेश में जब ये नदी जाती है तो उनमें पानी का आयतन कम हो जाता है, जिसके कारण उनको घाटा होता है। ये दावा करता है बांग्लादेश भारत को लेकर। इसके अलावा अवैध प्रवास, मतलब भारत के अंदर ये देखा गया है कि बांग्लादेश अपना देश छोड़ के भारत में प्रवेश करते रहे, जो कि असम, त्रिपुरा, इन वाले राज्यों में बड़े स्तर पे अवैध प्रवास हो रहा है, मतलब अपना देश छोड़ के भारत में अंदर ये लोग आ रहे हैं। तो भारत के सामने एक समस्या, ये चुनौती इस बात की रहती है, भारत सरकार अक्सर बांग्लादेश सरकार से बात करती रहती है कि इन सब चीज़ों को रोका जाए। इसके अलावा भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों का समर्थन, कई बार बांग्लादेश इन सब चीज़ों में संलग्न रहता है कि भारत विरोधी जो चीज़ें हैं उसमें इनका थोड़ा बहुत हाथ रहता है। इसके अलावा म्यांमार को प्राकृतिक गैस के निर्यात पर रोक, कहने का मतलब ये है कि जैसे भारत है, बीच में बांग्लादेश है, यहाँ पर म्यांमार है, तो म्यांमार में जो प्राकृतिक जो गैस जा रही है पाइपलाइन के द्वारा जाती है। तो कई बार क्या है, बांग्लादेश ये इस बात का विरोध करता है कि जो ये पाइपलाइन जा रही है इस पाइपलाइन को हटाओ, आप हमारे देश से इन सब चीज़ों को मत लेके जाओ। तो इन सब चीज़ों पर भी रोक लगाने की बात करता है। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर हमेशा भारत और बांग्लादेश एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। ये इनके बीच जो संघर्ष के मुद्दे वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा और दोनों देशों के बीच सहयोग की बात करें, किन किन मुद्दों पर सहयोग है, तो जो बांग्लादेश और भारत है उन्होंने कहने का तो देखो, जो बांग्लादेश इसने क्या किया, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी है और 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसका हिस्सा बना बांग्लादेश। इसके अलावा आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसले पर दोनों देशों ने निरंतर सहयोग भी दिखाया है और 2015 में दोनों ने कुछ परिक्षेत्र एनक्लेव का आदान प्रदान भी किया है। तो ये कुछ समर्थन वाले हिस्से हैं और ये कुछ विरोध वाले हिस्से हमने दोनों को देखा। इसके अलावा अगला जो है और जो लास्ट पॉइंट है वो शांति और सहयोग, इसमें हमें पढ़ने को मिलता है दक्षेस के बारे में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सार्क। इसका फुल फॉर्म याद रखना, एक नंबर पूछ लेता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है।
इसको सार्क भी कहते हैं, दक्षिस भी कहते हैं। इसकी जो स्थापना होती है 1985 के अंदर हुई। जो इसके सदस्य देश है, इन्होंने क्या किया 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, जिससे होता है साफ्टा, ठीक है, ये भी याद रखना, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, ठीक है, जिसे कहते हैं शॉर्ट में साफ्टा। इसका मतलब इस पे दस्तखत किया। और इस साफ्टा के तहत, मतलब इसके तहत कहने का होता है, जो साफ्टा जो अभी बना है 2002 के अंदर जो बना है, इसमें क्या होता है पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वादा किया गया कि दक्षिण एशिया में जो 7 देश हैं ये मुक्त व्यापार करेंगे, मतलब सीमा शुल्क बहुत ही कम लगाएंगे। और जो होता क्या है 1 जनवरी 2006 से ये प्रभावी हो जाता है। जो ये साफ्टा है 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो जाता है, मतलब लागू हो जाता है। और जो इसका उद्देश्य ये है कि जो आपसी हम व्यापार कर रहे हैं, जो 7 देश आपसी व्यापार कर रहे हैं, कम से कम सीमा शुल्क लिया जाए, जिससे क्या हो सके कि इनके बीच व्यापार बढ़ेगा, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और इस जो क्षेत्रीय मुद्दे इनको आसानी से बातचीत के द्वारा सुलझा लेंगे और अपना विकास भी करते रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा इन लोगों को जो पश्चिमी देश हैं, जो अमीर देश, इन पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है। आप इसके नोट्स बना लेना, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, आसानी से आप इसको रिवीजन कर पाओगे।